अगर आज आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो गॉस थ्योरम जैसा टफ चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय फिजिक्स लर्निंग चैनल फिजिक्स स्पेक्ट्रा। आज का हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम उसके कुछ फंडामेंटल्स सीखेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें यूज होती हैं, जिससे ये टॉपिक आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरिया वेक्टर। बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि एरिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। मगर यहां पे लिखा हुआ है एरिया वेक्टर, तो क्या आज से एरिया वेक्टर क्वांटिटी हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। एरिया स्केलर थी, स्केलर ही रहेगी, मगर एरिया से रिलेटेड एक वेक्टर बनाया गया है जिसे कहते हैं एरिया वेक्टर। अब कैसे बनता है? बहुत सिंपल। जिस एरिया का एरिया वेक्टर हमें बनाना है उस एरिया के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनाएंगे और उस वेक्टर की लेंथ एरिया के इक्वल। जैसे ये एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनाना है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर हो। अगर ये एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनाना होता जिसकी लेंथ कितनी हो? 20 सेंटीमीटर। मतलब कहने का ये है कि जितना एरिया है उसके परपेंडिकुलर उसी लेंथ का एक वेक्टर बना दिया जाए तो वो कहलाता है इस एरिया का एरिया वेक्टर। ओके। एरिया वेक्टर की खास बात है, एरिया वेक्टर एरिया के शेप पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये एरिया भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये एरिया भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, भले ही दोनों के शेप अलग अलग हैं, लेकिन इनके परपेंडिकुलर इनका जो एरिया वेक्टर होगा वो सेम लेंथ का होगा और सेम ही कहलाएगा। ये भी ए वेक्टर ही होगा, वो भी ए वेक्टर ही होगा। समझ आया? तो एरिया वेक्टर के लिए कंडीशन क्या है? एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द गिवन एरिया। और एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड एरिया के इक्वल होता है। ठीक। एरिया वेक्टर का फार्मूला लिखते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। जैसे ये 10 सेंटीमीटर का वेक्टर है, एरिया ये जो एन कैप है ये एरिया के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, यानी इस एरिया के परपेंडिकुलर एक एन कैप यानी जिसकी लेंथ 1 हो, इस एरिया के परपेंडिकुलर एक एन कैप है और उसको हमने एरिया की वैल्यू यानी जैसे यहां पर 10 है तो उससे मल्टीप्लाई किया। तो जब एन कैप में 10 का मल्टीप्लाई आप करोगे, एन कैप में जब आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 सेंटीमीटर का वेक्टर तैयार होगा। इसका मतलब 1 एन कैप की वैल्यू 1 हो गई, 1 इसकी लेंथ हो गई और इसको हमने 10 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। और जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 10 सेंटीमीटर का एक वेक्टर तैयार हो गया। तो इस तरीके से ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू एन कैप। याद क्या रखना है? एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर, पहली बात। और दूसरी बात क्या याद रखनी है? एरिया वेक्टर की लेंथ एरिया के इक्वल। बस। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, इसमें हम लोग सॉलिड एंगल पढ़ेंगे। तो सॉलिड एंगल तो पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन एंगल के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले एंगल और सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस होता है ये सीखेंगे। ये समझ में आ जाएगा तो सॉलिड एंगल समझ में आएगा, सॉलिड एंगल अपने आप आएगा। सबसे पहले एंगल 2D में होता है और सॉलिड एंगल 3D में। 2D 3D सब लोग समझते हैं। 2D का मतलब पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे 1D मोशन, फिर 2D मोशन में आए, फिर हम लोग 3D मोशन में आए। तो एंगल जो होता है ये 2D में होता है और सॉलिड एंगल किस में होता है? 3D में होता है। ठीक है। एंगल की यूनिट रेडियन होती है, सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन। कोई बात नहीं। अब आते हैं फार्मूले में, यहां से क्लियर करना है। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। सपोज करो ये सर्किल है, इस सर्किल का एक पार्ट लिया, इसको कहते हैं आर्क। ठीक है। ये रेडियस है, तो अगर हम एस अपॉन आर कर दें तो जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक है। मगर सॉलिड एंगल जो होता है ये है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। अब इसके लिए हमको एंगल के लिए हम लोग सर्किल का यूज करते हैं। ये जो है ये क्या है? सर्किल। एंगल के लिए किसका यूज करते हैं? सर्किल का।
मगर सॉलिड एंगल के लिए सर्किल का यूज नहीं करते, हम लोग स्फीयर का यूज करते हैं क्योंकि ये 3D में है। देखिए सपोज करिए ये एक स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर के ऊपर हमने एक एरिया बनाया और इस एरिया के कॉर्नर्स को स्फीयर के सेंटर से मिला दिया। इस एरिया के कॉर्नर्स को स्फीयर के सेंटर से मिला दिया तो यहां सेंटर पर एक कोन जैसा एंगल तैयार होगा। आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम के कोन जैसा एंगल, तो वो कोन जैसा 3D एंगल जो है वो क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल। ठीक है, ये कोई एरिया है, इसको हमने सेंटर से मिलाया तो यहां पर ये कोन जैसा जो एंगल तैयार होता है ये कहलाता है सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। अगर ये एरिया डेल्टा एस है और इस स्फीयर की रेडियस कितनी है? आर है, ठीक है, तो डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर ये हमारा बन गया सॉलिड एंगल का फार्मूला। उम्मीद करते हैं फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसको हम स्मॉल और स्मॉल एरिया के लिए लिखें, ठीक है, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर लिखेंगे। डेल्टा और डी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, डेल्टा भी डिफरेंस है, डी भी डिफरेंस है, लेकिन डेल्टा थोड़ा बड़ा डिफरेंस होता है और डी थोड़ा और स्मॉल हो जाता है। ठीक है, तो स्मॉल एरिया के लिए डी एस अपॉन आर स्क्वायर। तो ये सॉलिड एंगल का एक जनरल फार्मूला हुआ। दोनों ही एंगल और सॉलिड एंगल दोनों ही डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एंगल और सॉलिड एंगल दोनों ही डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डायमेंशनलेस का सेंस ये है, अगर हम एंगल की डायमेंशन निकालें तो इसकी डायमेंशन L अपॉन L करेंगे। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क की भी L हो गई, रेडियस की भी L हो गई, और जब L अपॉन L करोगे तो L टू दी पावर 0 आएगा, यानी ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अगर हम यहां पे सॉलिड एंगल की डायमेंशन निकालेंगे तो सॉलिड एंगल के लिए एरिया की मीटर स्क्वायर यानी L स्क्वायर और रेडियस स्क्वायर भी L स्क्वायर हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो L टू दी पावर कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब ये भी डायमेंशनलेस, अगर कभी डायमेंशनलेस क्वांटिटी का नाम आए तो एंगल और सॉलिड एंगल दोनों को याद रखना है। ठीक है, तो ये सॉलिड एंगल के बारे में पूरा। केवल आपको 2-3 बातें याद रखनी है, ये 2D में होता है और ये किस में होता है? 3D में होता है। ठीक, ये बनता है आर्क से, ये बनता है एरिया से। ठीक है, तो ये आर्क अपॉन रेडियस है तो ये एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, डायमेंशनलेस ये भी है और डायमेंशनलेस ये भी है। ठीक, डन। अब देखिए सॉलिड एंगल का फार्मूला थोड़ा एक जगह पर और भी तरीके से यूज किया जाता है। जैसे कोई एरिया इस तरीके से सीधा रखा हो और यहां इस पॉइंट पर हमको सॉलिड एंगल निकालना है, तो यहां से जो हमने रेडियस वेक्टर बनाया वो रेडियस वेक्टर इस एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर दोनों के पैरेलल है। मतलब रेडियस वेक्टर ये है और एरिया वेक्टर ये, दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। तो इस कंडीशन में जो सॉलिड एंगल है ये अपने पास है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। इसके बारे में अभी अभी हमने पीछे लिखा है। ठीक, मगर कभी कभी एरिया थोड़ा टेढ़ा रख देते हैं। जैसे मान लो ये एरिया ऐसे ना रखा होकर के इस तरीके से रख दिया जाए। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में इस पॉइंट से जब हम रेडियस वेक्टर खींचेंगे तो वो सीधा आएगा, पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर। ठीक है, लेकिन एरिया तिरछा होने की वजह से एरिया वेक्टर जो है वो इस तरीके से आएगा। तो इस कंडीशन में इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो तब सॉलिड एंगल का फार्मूला बनेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? दोनों में अंतर समझ में आ गया? अब जरा सोच करके देखो, अगर हम इस चीज को, जो एरिया ऐसे रखा है ये एक्चुअल ऐसे है, अगर हम इसको ऐसे सीधा कर दें इस तरीके से तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और जैसे ही हम इसको ऐसे से यूं सीधा करेंगे थीटा की वैल्यू 0 होगी, और थीटा की वैल्यू इसमें 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1, यही फार्मूला बन जाएगा। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। क्या अंतर? सिर्फ जो हमारा एरिया रखा है उसके ओरिएंटेशन का अंतर है, वो कैसे रखा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद आता है कि टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है। मान लीजिए ये स्फीयर है, ये चीज ध्यान समझेंगे, ये हम लोग बार बार कई जगह पर यूज करेंगे। स्फीयर है, सर्किल नहीं है, स्फीयर है।
इस स्फीयर के ऊपर जब हमने छोटा सा एरिया बनाया और उसको हमने इसके सेंटर से मिलाया, तो यहां पर जो सॉलिड एंगल बना वो था डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन, ये एरिया डी एस है, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। हमको ये निकालना है कि अगर पूरे स्फीयर में ऐसे ही एरिया बना करके यहां पे ये कोन बनाए जाएं पूरे स्फीयर में, तो पूरा स्फीयर सेंटर पे कितना टोटल सॉलिड एंगल बनाएगा। तो उसके लिए हम इस फार्मूले को करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मींस होता है ऐड करना। बायो वालों के लिए थोड़ा सा उनको इंटीग्रेशन वगैरह इस चैप्टर के लिए कुछ बेसिक चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मतलब हमने टोटल सॉलिड एंगल को ऐड किया। अब जब सोचो टोटल सॉलिड एंगल को हम ऐड करेंगे तो यहां पर आर, पूरे स्फीयर के लिए आर तो कांस्टेंट है, रेडियस तो सब जगह सेम है, तो आर स्क्वायर को बाहर कर दिया, ये बच गया इंटीग्रल डीएस। और इंटीग्रल डीएस की जगह, इंटीग्रेशन मींस ऐड होना, जब ये सारे डीएस, ये भी डीएस है मान लो और ये भी डीएस है, जब सारे डीएस ऐड होंगे तो क्या आएगा, सारे डीएस ऐड होकर के आएगा इस स्फीयर का टोटल एरिया। और इस स्फीयर का टोटल एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस इंटीग्रल डीएस की जगह कितना रख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना वैल्यू आ गई, 4 पाई स्टेरेडियन। ये टोटल सॉलिड एंगल की वैल्यू है। जहां कहीं पर भी हम कैलकुलेशन करते समय अगर हमें टोटल सॉलिड एंगल यूज करना होगा, इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू यूज करनी होगी, तो कुछ नहीं, बिना दिमाग लगाए हम कितना रख देंगे, 4 पाई रख देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। जैसे कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई एरिया रखते हैं तो उस एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए लिखी हुई डेफिनेशन, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चाहे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, चाहे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, दोनों को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है ई ए कॉस थीटा या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखो साफ साफ समझ में आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट है बीच में। डॉट प्रोडक्ट से कैसी क्वांटिटी मिलती है बचपन में, बचपन में का मतलब है क्लास 11 में पढ़ा था कि जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो हमको जो क्वांटिटी मिलती है वो कैसी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो इसका मतलब ये जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। यानी फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। पहली बात, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, ये बात अपने को याद रखनी है। दूसरी बात क्या, इस फार्मूले में थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल नहीं है, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये चीज अभी हम आपको क्लियर करते हैं। इसको आप मान लीजिए जैसे कहीं पर पानी बह रहा है, अब यहां पर हमारे पास एक सपोज करिए, हालांकि मोबाइल है लेकिन आप ये मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर शेप का हमारे पास कोई रिंग है, रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। इसको अगर हम पानी में ऐसे रखेंगे, ठीक, ध्यान से देखिए ऐसे, तो इससे पानी की मैक्सिमम अमाउंट पास होगी। अगर हम इसको यहां पर घुमाएंगे तो इससे पास होने वाले पानी की अमाउंट में फर्क पड़ेगा। अगर हम इसको यहां पर ऐसे रख देंगे तो पानी इसके अंदर से नहीं जाएगा, इसके ऊपर से जाएगा और इसके नीचे से जाएगा। यानी एरिया वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है, लेकिन अगर हम इस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरीके से घुमाते हैं तो इसके अंदर से पास होने वाले पानी की अमाउंट चेंज होगी। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एरिया को रखने से मतलब नहीं है, कैसे रखा इससे भी मतलब है। अगर हम इसको रख करके यहां पर घुमाएंगे तो इसके अंदर से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अमाउंट या कह दो इलेक्ट्रिक फील्ड की अमाउंट चेंज होगी, तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा। क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए इसमें थीटा आया है, ठीक। अगर ये एरिया ऐसे रखा है, ध्यान से समझिए,
तो इस कंडीशन में देखिए एरिया रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, लेकिन इस एरिया का जब एरिया वेक्टर बनाओगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही चीज आपको आगे मैग्नेटिक फ्लक्स में भी मिलेगी। बच्चों को बहुत परेशान करती है एंगल वाली बात, ठीक है, आपको नहीं परेशान करेगी क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। जिस समय एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा उस समय उस एरिया का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। तो यानी कि इस केस में हम थीटा की वैल्यू क्या यूज करेंगे, 0। इस केस में हम थीटा की वैल्यू यहां पर ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल यहां लिखना है, थीटा इज इक्वल टू 0 यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एरिया ऐसे रखा हो, देखिए यूं ऐसे, तो इस समय वो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। ध्यान देना, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, मगर एरिया का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस समय जब वो फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी पीछे बताया, उसमें थीटा की वैल्यू कितनी यूज करोगे, 90। ठीक है, अब देखो इसको यहां पे लिखा है, इफ एन एरिया मेक्स द एंगल थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट्स एरिया वेक्टर विल मेक द एंगल 90 माइनस थीटा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही चीज आपको फाई बराबर ए कॉस थीटा में रखनी है, थीटा की जगह पर। ठीक, क्या मतलब हुआ कि अगर कोई एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो 90 माइनस थीटा एंगल बनाएगा। कैसे, देखिए इस केस में जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 90। तो एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा ये निकालने के लिए 90 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करोगे, थीटा बराबर 0 आ गया। वही थीटा यहां रखना है। ठीक है, इस केस में एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रहा है 0, तो एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, 90 माइनस 0 यानी कि 90। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि या तो आप फिगर बना के देख लो और नहीं तो रूल याद कर लो कि एरिया जितना एंगल बनाएगा 90 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उस एंगल को हम फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा में थीटा की जगह पर रखेंगे। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल, सपोज करिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर कोई एरिया ऐसे रखा हुआ है और ये जो एरिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। पेपर में क्वेश्चन आया, एन एरिया इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चे ने क्या किया, पढ़ा, बोले थीटा की वैल्यू 30 और फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा में थीटा कितना रखेंगे, 30। नहीं, गलत हो गया। एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, मगर इसका जब आप एरिया वेक्टर बनाओगे, ये एरिया वेक्टर है एरिया के परपेंडिकुलर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री एंगल बनाएगा। एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाएगा, 60। तो रूल लगा कि अगर एरिया 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो एरिया वेक्टर बनाएगा 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60। तो आपको ये 60 यहां पे रखना है और कैलकुलेशन करना है, तब आप फ्लक्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये बात एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के एंगल के बारे में थी और इससे हम लोग फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट है वो वोल्ट पर मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बनती है। बनाना आसान है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट रख देनी है और एरिया की यूनिट रख देनी है। दोनों ही हम लोग पिछले चैप्टर में निकाल चुके हैं। जिसने भी इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, मैं उन सब का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं।
तो ये था आज का टॉपिक। इसमें मैंने आपको गॉस थ्योरम के फंडामेंटल सिखाए हैं। अगले वीडियो में मैं गॉस थ्योरम आपको सिखाऊंगा, मिस मत करिएगा, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसकी पीडीएफ मैं इसमें शेयर करूंगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे हर नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।